हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अगेन आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है क्लास 11 का है चैप्टर हमारा 4। ओके, इससे पहले हमने सत्यजीत रॉय को पढ़ा है अच्छे से। अब ये हैं शिव शंभू के चिट्ठे जो लिखा गया है, इनका शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म जो हुआ था वो 1865 में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। इनके प्रमुख संपादन हैं अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र। याद रखने की ज़रूरत है। इनके प्रमुख संपादन जो हैं अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी भंगवासी और भारत मित्र। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। याद रखने की ज़रूरत है ऐसे। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे से बन गया चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। 1907 में इनकी मृत्यु हुई थी। गुप्त जी की जो आरंभिक शिक्षा है वो उर्दू में हुई थी। ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा इनकी उर्दू में हुई थी। बाद में इन्होंने हिंदी सीखी थी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। ठीक है। नए जागरण के वो सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सर्जन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता, ठीक है, पूरी तरह मौजूद है कि उनको डर नहीं लगता था। साथ में उसमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। अभी आगे पढ़ेंगे जो चैप्टर, उसमें बड़ा ही व्यंग्य किया गया है लॉर्ड कर्जन के ऊपर। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। ओके। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका, अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने की ज़रूरत है कि कौन से शब्द को लेकर, अनिश्चितता शब्द को लेकर किससे बहस की थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी से। ओके, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके। विधायी संभाषण उनकी सबसे अधिक, विधायी संभाषण, ये जहाँ पे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये है विधायी संभाषण। उनकी सबसे अधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे से ली गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विधायी संभाषण किससे लिया गया है, शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। यह पाठ वॉयसराय कर्जन जो है 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार वॉयसराय रहे के शासन में भारतीयों की जो स्थिति थी उसका खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए थे, नए नए आयोग बनाए गए थे, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना था। गोरों का मतलब अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना था, एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि उस टाइम पे स्वतंत्रता, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। अंततः कौंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। अंत में क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। लास्ट में उन्हें कुछ नहीं मिला, दोनों जगह से उन्हें नीचे देखना पड़ा और क्षुब्ध होकर, दुखी होकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और वो फिर इंग्लैंड चले गए थे। इस पाठ में जो है, जो विदाई संभाषण जो हमारा पाठ है, इसके अंदर भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आदताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वॉइसरॉय। यानी कि अगर कोई किसी को दुखी करने का कोशिश करता है, जो मतलब किसी मतलब सामने वाले को दुखी करता है, तो ऐसा नहीं है कि जनता ही दुखी होती है उसमें। उसमें तो फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वॉइसरॉय भी दुखी होता है। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। पीछे हमने पढ़ा था कि उस टाइम पे प्रेस पर पाबंदी का दौर चल
चाहे वह हाँ उस समय लिखा गया था जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का नमूना है। ओके। अब हमारा चैप्टर आता है विधायी संभाषण। ठीक है, आपके कोचिंग वाले भी ये चैप्टर्स नहीं पढ़ा रहे हैं। मैंने सचिन एकेडमी की कोचिंग ली हुई है, उन्होंने भी ठीक से चैप्टर का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंट्रो करवा रहे हैं, चैप्टर को नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चैप्टर जब तक नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो विधायी संभाषण। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का देश, इस देश में अंत हो गया है। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं लॉर्ड कर्जन के लिए, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आपने यहाँ के चिरस्थायी वॉइसरॉय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार तो तय आपने किया था और न इस देश के निवासियों ने। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या, आपका भी काबू नहीं है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्तात्मक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आपको आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न नहीं थे। यानी कि जब आप दूसरी बार वॉइसरॉय बने तब भारतवासी प्रसन्न तो नहीं थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवे, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर ओहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है, दुख होता है। इसी से जाना कि विचरण समय बड़ा करुणोत्तापक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैरभाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी। ओके, उनमें एक अधिक बल वाली थी और वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। शिव शंभू जो हैं वो बता रहे हैं अपनी गायों के बारे में कि उनके पास में 2 गायें थी, एक ताकतवर थी और दूसरी कमज़ोर थी, और वो अपनी टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाला गाय पुरोहित को दे दी गई। एक दिन उस गाय को जो टक्कर मारती थी वो किसी पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो गाय जो दूसरी थी उसको मार खाती थी, कमज़ोर थी, वो उससे दुखी हो गई कि वो कैसे चली गई मुझे छोड़ के। वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्य की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है, और अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना प्रारंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा में से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, उसे यह खबर भी नहीं है। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। यानी कि जो जो आपने अपने इरादे लिखे थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, जरा आप देख लो एक बार कि आपने कौन कौन से इरादे पूरे करे हैं। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा करके जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा।
इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी नहीं होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है। जरा सोचो कि करजन साहब, जरा सोचो कि क्या शान थी जब आप आए थे और अब क्या हो गई है। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए हो। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल सहन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आँख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी। ठीक है, इसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि उनकी उनकी और उनकी कर्जन साहब जो थे, लॉर्ड कर्जन थे, उनकी और उनकी लेडी की कुर्सी किस चीज़ की थी? सोने की थी। और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की थी। आप दाहिने थे, वह बाएं थे। आप प्रथम थे और वह दूसरे थे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे रहता था और सबसे ऊंचा था। होदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे हैं। आपके स्वदेश में वहीं ऊंचे माने गए हैं। आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बंधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी खिलाने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काठ के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई और स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर आर्य रखा गया। आह, इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर इनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको इसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर ने रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा था, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसे घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा है। यहाँ पे जो बाल मुकुंद जी हैं, वो इस मतलब जो ना 1899 और 1905 के बीच का जो समय है, उस टाइम की दशा बता रहे हैं कि क्या हमारे देश की दशा रही है, लोगों की दशा रही है और कैसे कैसे अत्याचार किए हैं करजन ने। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या करके चले गए। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है ना, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। वो पूछ रहे हैं कि शासक और प्रजा के साथ में कोई तो आपका कर्तव्य होता होगा जो आपको पता होगा। सो कृपा करके आप बता दीजिए कि क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले, यानी कि क्या आपने अपने कर्तव्य निभाए हैं। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। क्या यही शासन है कि आप प्रजा की और किसी की बातों को ना सुने और जो आपको मना है वही करें। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना, यही शासन कहलाता है। एक काम तो ऐसा बताइए जो जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक और तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने
जिद से सब काम चले जाना है, शासन कहलाता है। ठीक है। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात, यानी ये दोनों, एक रोमन तानाशाह है यहाँ पे और एक जूलियस तानाशाह है, मतलब ये अलग अलग तानाशाह है। ये भी बड़े तानाशाह हैं कि वो भी एक बार तो बात सुन लेते हैं। जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार, ये देखो, केसर, ये आ सकता है एग्जाम में, केसर, जार और नादिर शाह। केसर जो है वो रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द, जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। जर्मन के शासकों के लिए जो प्रयोग होता है वो है कैसर। और जार है, ये जूलियस सीजर से बना शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह के लिए, ठीक है, रूस के लिए जार होता है। और केसर होता है जर्मन के तानाशाहों के लिए। नादिर शाह यहाँ पे, ये ईरान, अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्सिया के नाम से भी जाने जाते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने आक्रमण के लिए भेजा था। ठीक है। ईरान के शाही रहे हैं नादिर शाह और नेपोलियन ऑफ पर्सिया के नाम से जाने जाते हैं। नेपोलियन, नोट कर लेना इसको, नेपोलियन ऑफ पर्सिया के नाम से नादिर शाह जाने जाते हैं। जार है आपका रूस का शासक, केसर है आपका जर्मनी का शासक। ओके, आगे चलते हैं। तो कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार में गले में डालकर, ठीक है, गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज़ होकर इस देश को छोड़ नहीं जाती? यानी कि इस देश की जनता भी इतनी दुखी है कि अगर उसको जाने की परमिशन होती तो क्या वो नहीं चली जाती अब तक? ये हैं हमारे लॉर्ड कर्जन जी। ठीक है। और ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये रहे हैं भारत के बादशाह 1899 से 1904 और 1904 से 5, 2 बार रहे हैं। बड़ा याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिद, जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उससे कम पीड़ा तो न दी है। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए हो। यानी कि अगर इस देश की जनता को पीड़ा दी है तो आप उन्हें भी कोई कम पीड़ा महसूस नहीं की होगी, उन्होंने बहुत दिया है। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। यहाँ की प्रजा ऐसी है जो परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल ही जाएगा। यहाँ की प्रजा जानती है कि परिणाम का ऊपर ध्यान रखती है और जानती है कि अगर दुख आया है तो वो एक दिन जाएगा ज़रूर। इसी से सब दुखों को झेल कर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इससे बड़ा दुख क्या है? इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं है। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। कौन से राजकुमार का? नर सुल्तान नाम के राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक संस्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंतन न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रश्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे?
क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कोई कमी नहीं रखी। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है, अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं। पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे, अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे, आप कर सकते हैं, और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ है। ये शिव संजू चिट्ठी ने कहा है कि अभी भी ये देश की जनता ऐसी है कि आपकी सब बातों को भूल कर आपके लिए मतलब आपको अपना सकती है, ठीक है, अगर आप चाहो तो। लेकिन इतनी उदारता आप में कहाँ है माय लॉर्ड, ठीक है। तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कुछ अब इसके हम नेक्स्ट हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे, ओके। नोट्स ज़रूर बनाना हर चैप्टर के, ऐसे ही अगर 2-3 बार चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर आप एमसीक्यू भी इजीली सोल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।